of the room or anything else, what do? You just make sure you're using a scale and you're measuring. Suppose I asked from 3 of you that measure the length of the room. The first student measured it as 10.1 meter, let's say. The second student measured it as 10.2 meter, and third one as 10 meter. What is expected? That the length is equal to 10 meter. So from the three values, it is clear that the result is not, we can say, compatible with the value that is estimated or that is taken average. So all these values are, we can say, precise one, but none of them are accurate other than the third one. So third one is here accurate. The first two are precise. Yes, I know that you have done in physics, but we just repeat, nothing else. मैं आपको उसी टॉपिक को बता रहा हूँ, थोड़ा रिपीट करेंगे. फिजिक्स में आपने पढ़ा है, नो डाउट. सो बी टेंक यू एंड लिसन दैट. अगर पढ़ा आपने तो मैं आपसे पूछूंगा जरूर कि आप क्या आंसर बताते हो. तो मैं देखता हूँ कि आप क्या आंसर बताते हो, क्या आपको आपने उसको यूज किया, जिसे पढ़ा गया वैसे यूज किया नहीं किया आपने. तो आई एम नॉट टेकिंग सो मच टाइम इन एसएफ. तो प्रिसिशन समझ आओ. यहाँ पे प्रिसिशन का मतलब प्रिसिशन होती क्लोजनेस और एक्यूरेसी की होती जो बिल्कुल एक्यूरेट हमारे पास हो. तो हम ये देखते हैं यहाँ पे, तो इस तरह से लिखते हैं. अगर बात करते हैं यहाँ पे, मान लो मैंने कहा कि भाई मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है 5.4 kg का. इसमें प्रिसिशन क्या होगा भाई? यहाँ पे प्रिसिशन होगा 0.1 का. और अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मैं लिखता हूँ 540 kg, हालांकि दोनों बराबर हैं, बट इसमें प्रिसिशन क्या है यहाँ पे? 0.01. अब यहाँ पे प्रिसिशन 0.1 क्यों है? क्योंकि इसमें हमारे पास आप देखो तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और इस केस में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और यहाँ का प्रिसिशन जो होगा भाई हमारे पास 0.01. तो ये प्रिसिशन रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे है. अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, आप मुझे फटाफट आंसर दीजिएगा कि भाई सबसे पहले इस फिगर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, भी बता सकते हो? तो आंसर आएगा आपका 2. इसी तरह से बता दें हमारे पास, आई एम राइटिंग हियर 21.0, इसमें कितने होंगे भी हमारे पास? तो आंसर आएगा आपका 3. सपोज आई एम राइटिंग 21.00, तो आंसर आएगा आपका अगेन 4. डेसिमल के बाद में जो 0 काउंट करते हैं उसमें हम फिगर काउंट करते हैं. इसी तरह से बता रहा हूँ भी आपको 6.022 into 10 raised power 23. इसमें कितना आएंगे भी हमारे पास? तो इसमें आएंगे हमारे पास टोटल 4. और याद रखना, कोई भी एक्सपोनेंशियल पावर है उसको हम फिगर में काउंट नहीं करते. अब बात करते हैं हमारे पास, ये बताओ भाई मुझे कि हमारे पास 100 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे? 1. अब बताइए. 1. 1. Who is saying 1? तो 1 आ रहा भाई. तो 1 कैसे आ रहा पहले ये बता दूं. 1 into 10 raised power 2. अब 1 आएगा, ठीक है. 100.0. अब कितने आएंगे भाई यहाँ पे? 4. ठीक है. थोड़ा और देखेगा यहाँ पे भी हमारे पास. तो इस तरह से हम इसको डिफरेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे फिगर्स का काउंट भी हमारे पास हो सकता है, वो बढ़ सकता है, कुछ हो सकता है, इस तरह से भी हमारे पास आता है. तो ये भी आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है. अब दूसरी बात, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी 0 अगर पॉइंट और नॉन जीरो के बीच में हो तो उसमें फिगर कितना आते हैं भाई? 3 आते हैं. इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास हैं. तो ये आपको पहले यहाँ पे बता दूं कि ये हमारे पास फिगर्स की बात कर रहे हैं. तो इसमें क्या देखा जाता है भाई, हमारे पास होता है क्या है, देखो जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपको बताया मैंने कि सपोज मेरे मेजरमेंट यहाँ पे की तो 0.1 का प्रिसिशन आया, यहाँ पे 0.2 का प्रिसिशन आया, और यहाँ पे कोई प्रिसिशन या एक्यूरेसी हमारे पास है. तो ये जो 0.1 या 2 है, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे 1 हो या फिर यहाँ पे 2 हो.
तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ±1 का प्रिसिशन हो सकता है। तो दो डिजिट, पहले दो डिजिट वो तो सर्टन है, दे आर सर्टन, they are fixed, but the last digit is having uncertainty of ±1, and this uncertainty is nothing but count as significant figure. So the last digit of any, we can say, number which is uncertain, and that uncertain is maybe +1 or -1, that is nothing but we can say that is an uncertain number and counted as a significant figure. तो ये भी हमारे पास पहला रहता है। दूसरा भी आपके पास आपको बता रहा हूं मैं आप टॉपिक के हिसाब से, वो है आपके पास एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है भाई, अब इसको मैंने क्यों लिया भाई यहाँ पे, क्योंकि हर बार इसका क्वेश्चन आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या आता है भाई, यहाँ से मैं सीधा क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले एवरेज एटॉमिक मास निकालते कैसे, फॉर्मूला लिखे भाई सभी। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं समीशन ऑफ व्हाट, समीशन मतलब मैं बार बार सम करना पड़ता है मैथ में, समीशन ऑफ व्हाट, एक तो परसेंटेज एबंडेंस, ठीक है, डिवाइड बाई परसेंट का 100 और मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास। बस ये आपने याद रखना है। अब जितने जितने हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट हमारे पास हैं, तो उसमें आपने करना क्या भाई यहाँ पे कि वो कितने परसेंट प्रेजेंट है, पहली बात उसको मल्टीप्लाई करना एटॉमिक नंबर से और दोनों को डिवाइड करना 100 से। अभी उसी एलिमेंट की बात करते हैं, सपोज वी नो दैट कि भाई हमारे पास Can you कार्बन repeat है। this formula? हाँ, इट इज परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक नंबर, सॉरी मास, डिवाइड बाय 100। समीशन कर रहे हैं, समीशन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे बता रहा हूँ समीशन क्या होता है। एग्जांपल से बता रहा हूँ भाई, हमारे पास कार्बन है, तो यू नो दैट कार्बन हमारे पास जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। लेट्स से हमारे पास एक कार्बन 12 है और दूसरा हमारे पास कार्बन 13 है। ध्यान से देखना भाई, तो ये कहा भाई कि इन नेचर कार्बन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स एज कार्बन 12 एंड कार्बन 13, उन दोनों का मिक्सचर हमारे पास है और इनका में निकालना एवरेज एटॉमिक वी कैन से मास। और आपको पता है कार्बन का नंबर क्या होता है, 6 होता है। तो 12 एक है, दूसरा क्या है यहाँ पे 13। तो आपको पता है कि 12 और 13 के आइसोटोप्स है। आइसोटोप मतलब एटॉमिक स्पीशीज जिनके पास हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है बट नंबर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो आइसोटोप बताए। अब इसमें जो कार्बन 12 है उसकी परसेंटेज क्या भाई मेरे, व्हाट इज परसेंटेज अबंडेंस ऑफ कार्बन 12, ये बोलता है यहाँ पे इसने गिवन है। तो ये दी भाई हमारे पास कोर्स 98.9%, और यही होती भाई आपको बता दूं। तो कार्बन 12 कितना भाई हमारे पास 98.9%। क्लियर। तो अब ये कितना होगा भाई हमारे पास, तो जो 13 हमारे पास दैट इज इक्वल टू 1 point not 1 सॉरी 2.1%। क्या ये होगा भाई हमारे पास, क्योंकि टोटल क्या होना चाहिए इसका, याद रखना टोटल क्या होना चाहिए हमारे पास 100 होना चाहिए। तो सॉरी इट इज 1, तो ये आएगा भी हमारे पास यहाँ पे, ये बन गया आपका, हाँ तो ये 1.1 आएगा, नॉट 2.1, 1.1%। तो टोटल क्या होना चाहिए यहाँ पे, याद रखना 100 होने चाहिए, चाहे जितने भी हमारे पास हो। अब यहाँ पे क्या निकालना में निकालना है, इसमें बोला कि भाई इनका कैलकुलेट करो, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास। ध्यान से देखना भाई क्या करूंगा, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे यहाँ पे भी। सबसे पहले कार्बन 12 की बात करता हूं, तो कार्बन 12 की परसेंटेज 98.9% मल्टीप्लाई बाई उसका एटॉमिक मास कितना भाई 12 डिवाइड बाई 100 प्लस, ये समीशन का मतलब हमारे पास यहाँ पे होता है प्लस करना। अब दूसरा कौन सा भाई हमारे पास आइसोटोप्स, वो है 13, उसकी परसेंटेज 1.1% डिवाइड बाई कितना भाई 100 हमारे पास। बस कोई हो गया क्वेश्चन आपका।
कितना आएगा यहाँ पे? Sir, it is अगर हम इसको 2.1. इस दोनों को अगर यहाँ पे हम ऐड ऑन करें, ये आपका आएगा 12.011। मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, तो भाई ये आएगा 12, तो ये होगा भाई आपका एवरेज एटॉमिक मास 12.011। अब मैं आपको एक और इसमें क्वेश्चन बताता हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 तो ये था कि कैसे निकाला, तो आपने बस फॉर्मूला याद रखना, यहाँ पे क्या है, रिलेटिव परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास डिवाइड बाय 100, एक एलिमेंट का, दूसरे का, तीसरे का, पांचवें का। तो अब ये बताओ इसमें क्या होगा। अब नियॉन की बात कर रहा हूं, तो नियॉन के 3 फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, एक नियॉन 20, दूसरा 21, तीसरा 22। 20 सपोज हमारे पास कितना भाई हमारे पास है, सो अगर नियॉन 20 हमारे पास प्रेजेंट है 90.51%, 21 is 0.27%, and 22 is 9.22%. अब निकालना क्या भाई, अब हमें निकालना है average molecular mass, not molecule, it's atom, so we can say atomic mass, that is equal to पहले का परसेंटेज 90.51, उसका मास 20 डिवाइड बाई 100, फिर सम करो, दूसरे का परसेंटेज 0.27 मल्टीप्लाई बाई उसका एटॉमिक मास 21 डिवाइड बाई 100, फिर तीसरे का मैं नीचे लिख रहा हूं, तो वो आएगा भी कितना हमारे पास, तीसरे का परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई उसका एटॉमिक मास डिवाइड बाई क्या भाई 100। अगर तीनों को हम यहाँ पे समीशन करें तो हमारे पास ये आना चाहिए कितना भाई 20.179। ठीक है भाई, ये आएगा हमारे पास क्या, इसका मास आएगा। तो दिस वे वी कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास, दिस वे वी कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास। तो याद कभी एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या हुआ, सो आई एम अगेन शोइंग द फॉर्मूला कि भाई दिस इज नथिंग बट रिलेटिव परसेंटेज क्या है, कभी रिलेटिव परसेंटेज बोलोगा, कभी वहां पे रिलेटिव एबिडेंस होगा बोलोगा कि परसेंटेज एबिडेंस बोली होगी हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हो सकता है या आइसोटोपिक मास हो सकता है, कोई भी हो सकता है, डिवाइड बाय क्या करना, 100 करना। तो ये इस तरह से हम निकालते हैं। सिंपल फॉर्मूला हमारे पास एक और केस भी है जहां पे हम रेशो में निकालते हैं, रेशो वाला नहीं बता रहा हूं आपको मैं, सो यही याद रखना, क्योंकि रेशो में कंफ्यूज हो गया आप, तो रेशो वाला केस भी हमारे पास है, बुक में आपको रेशो वाला मिलता है, तो आप इस तरह से निकालेगा, रेशो मत यूज कीजिएगा वहां पे, बिकॉज रेशो में कंफ्यूज जाते हो आप। तो ये भाई हमारे पास केस है। सो दिस इज नथिंग बट वी कैन से एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो हो गए भाई आपके 2 टॉपिक। यस, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर ये एवरेज एटॉमिक मास है या एवरेज मॉलिक्यूलर मास है? दिस इज एवरेज एटॉमिक मास। ये एटम है ना, एटम का निकाल रहे हैं ऊपर। यस, एवरेज एटॉमिक मास, हम एटम की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक मास है। अगर कहीं पे मैंने मॉलिक्यूलर बताया या मॉलिक्यूल बताया तो वो नहीं आएगा, क्योंकि एटम की बात कर रहे हैं। तो वी आर कैलकुलेटिंग एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, समटाइम आल्सो कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये आपने याद रखना, परसेंटेज कितनी उसकी दी है, उसको मल्टीप्लाई करो उसके एटॉमिक मास से या आइसोटोपिक मास से, डिवाइड करो 100 से, तो आपका क्वेश्चन निकल जाएगा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट। और कभी कभी क्या बोलते हैं इसमें एग्जामिनर की भाई परसेंटेज निकालो, जब परसेंटेज निकालने को बोलता है, कभी बोलता है एटॉमिक मास निकालो, ठीक है, एटॉमिक मास निकालो, कभी बोलता है एवरेज एटॉमिक मास निकालो। ये दिया है, ये और ये नहीं दिया होगा, ये दिया है तो ये और ये नहीं दिया होगा, ये निकालना है तो ये और ये दिया होना चाहिए। तो आपको कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ पे 3 फॉर्मूले बन सकते हैं एक ही फॉर्मूले से। तो दैट्स फॉर एवरेज एटॉमिक मास। और आप कहोगे भी कौन सा, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 2 आपके पार्ट हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास ये हो जाता है 2 हमारे पास, क्योंकि ये आते हैं। अब एक बात करता हूं मैं आपको, एक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी में, वो ये कि भाई जब हमने ये दोनों टॉपिक पढ़े तो अब हमारे पास रहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो नहीं बोल सकता हूं बट हाँ एक बात है हमारे पास कि कुछ यूनिट रहते हैं। तो भाई केमिस्ट्री में याद रखना, हालांकि फिजिक्स में आपने पढ़ा ये, बट आई एम अगेन रिपीटिंग दैट कि भाई केमिस्ट्री में हमारे पास टोटल यूनिट होते हैं कितने भाई, 7 बेसिक यूनिट होते हैं। बता सकते हैं कौन कौन से हमारे पास?
बेसिक यूनिट बोलते हैं या फंडामेंटल यूनिट होते हैं? ये कौन कौन से होते हैं? कोई बता सकता मुझे? व्हाट आर दीज Mass, 7 बेसिक यूनिट्स? mass, length, time, current, हाँ, बिल्कुल सही temperature, बोल रहे हो। ये Ampere, आपके ये luminosity केमिस्ट्री में भी and होते हैं। temperature. बिल्कुल सही है। तो ये आपके बेसिक यूनिट्स हमारे पास है। अच्छा भी, अब मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ, जैसे आपने कहा मास, ठीक है, आपने कहा टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिकली थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर बोलते हैं। फिर हमारे पास अमाउंट हाँ, amount of इंटेंसिटी, substance, इंटेंसिटी को बोलते हैं हाँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास है, Electric current. तो इसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। फिर आती है इलेक्ट्रिकल करंट, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो कितने हो गए भाई हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। एक कौन सा रहा भाई हमारे पास? the length, वेरी गुड, लेंथ। तो भाई इनके यूनिट आपको पता ही है, सबकी यूनिट मालूम है आपको, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अमाउंट का यूनिट आपको पता ही मोल है, mole, और इंटेंसिटी का बता रहा हूँ मैं आपको, Candela. candela, कैंडिला। करंट का पता आपको, सबका पता है। मास का यूनिट आपको केजी है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ भी यहाँ पे कि वेट का यूनिट क्या होता है। हालांकि यहाँ पे वेट नहीं है, बट वेट का यूनिट क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? Newton, Yes, anyone can say me what is unit of weight? Newton, Neutron. Newton, sir, Newton. Newton, Yes. So it is Newton, and remember that maybe you have also studied in your lower classes because of weight। जो है weight हमारे पास और मास में फर्क क्या है बहुत बार बताया है। तो आप इस weight और मास का फर्क देखिएगा, और इसमें ये देखिएगा कि इसमें weight में मैंने न्यूटन क्यों लगाया, क्योंकि पता है क्यों होता है। कुछ हमारे पास ग्रेविटी का इम्पैक्ट जो है उस पे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास है, तो आप इसको खुद से डील करो, क्योंकि आप इसमें समझो। हालांकि जिसको नहीं आता वो भी देखे, और जिसको आता वो एक बार फिर भी देखे। तो भाई ये हो गए हमारे पास 7 बेसिक यूनिट्स। अब बात करते हैं यहाँ पे भाई कि ये जो यूनिट सिस्टम आया कब आया और किसने दिया, किस कंट्री ने दिया भाई? तो ये जो यूनिट सिस्टम आया वो 1960 में आया, और उसको दिया फ्रेंच ने, ठीक है। तो इसको दिया फ्रेंच ने, तो फ्रेंच ने इसको दिया भाई, और उसके बाद ये 1960 के ऑनवर्ड चल रहा है। इसको मीट्रिक यूनिट सिस्टम कहा जाता है, तो इसके ऊपर बेस है भाई, ठीक है। तो ये यहाँ पे बता दूं। तो दूसरी आपको बात बता दूं कि फ्रेंच इंडिया में कब आए थे, वो भी बता दूं साथ में। तो आई थिंक 1664 में आए थे, ठीक है। तो ये भी देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। तो फ्रेंच कब आए थे इंडिया में? आई थिंक 1664 में आए थे। तो ये भी आपको चलो हिस्ट्री के पॉइंट से व्यू बता दिया। तो आपने यहाँ पे 60-64 नहीं याद रखना, 60-90 याद रखना भाई। यहाँ पे इस समय हमारे पास जो ऐसा यूनिट बना था वो ऐसा यूनिट आया था, तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये 7 बेसिक यूनिट डिक्लेयर हुए थे। तो बात करते भी प्रिसेशन की। अब देखो प्रिसेशन और एक्यूरेसी क्या, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब आपको मैं बोलता हूँ कि भाई एक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना, क्योंकि ये टॉपिक आपको बार बार बोल रहे प्रिसेशन क्या है, एक्यूरेसी क्या है। तो आई एम जस्ट गोइंग हियर। तो हालांकि टॉपिक बहुत सिंपल है, सो आई एम प्रोवाइडिंग यू वन एग्जांपल। ये भी हमारे पास स्टूडेंट हैं, एक सपोज कोई ए स्टूडेंट है, दूसरा बी है, तीसरा हमारे पास लेट्स से कोई सी स्टूडेंट है, ठीक है। तो इन तीनों स्टूडेंट को मैंने एक काम दिया है। काम क्या दिया कि इनको एक मेजर करना है, ठीक है, कोई लेंथ निकाली है। तो एक क्या करता भी, एक लेंथ निकालता, पहले ए निकालता लेंथ, और उनको बोला भी 3 बार करो। ये एक बार कर रहे हैं लेंथ, दूसरी बार निकाल रहे हैं, तीसरी बार, मतलब एक बच्चा 3 रीडिंग लेगा। तो इस बच्चे ने रीडिंग ली, उसने बताया कि सर रीडिंग आई 33.852। चलो भाई ठीक है। फिर दोबारा उसको बोला भी फिर दोबारा प्रैक्टिकल कर, तो दोबारा उसने रीडिंग निकाली, सपोज 854 ये रीडिंग है। अभी दो ही निकालते हैं कि 2 रीडिंग लेता है ये, बी भी लेता भी रीडिंग हमारे पास, तो बोलता रिजल्ट 35.365। मैं आपको 3 डेसिमल ले रहा हूँ यहाँ पे। दूसरी निकालता भी 34.852, और सी भी रीडिंग लेता भाई हमारे पास, वो लेता कितना 35.001 पहली रीडिंग, और जो उसी बार रीडिंग लेता वो लेता 35.002
003। ये उन्हें रीडिंग ली गई, तो आपके पास रिजल्ट ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है। तो क्या मुझे कोई बताएगा कि लेंथ क्या होगी यहाँ पे? क्या आप लगा सकते हो गैस कि यहाँ पे 33 लेंथ है, 34 है, 35? अगर इतनी रीडिंग आपको मैं दे दूं और बता दूं कि भाई आप मुझे बताओ रीडिंग क्या होगी, सो व्हाट इज यही कंसेप्ट है किसका? प्रिसिशन एक्यूरेसी। तो आपने करना क्या है, देखो प्रिसिशन क्या भाई, सबसे पहले याद रखो प्रिसिशन क्या है। प्रिसिशन मतलब इज इट विजिबल? यस। प्रिसिशन मतलब क्लोजनेस, कितने आप वैल्यू के क्लोज हो, ठीक है। और क्या भाई दो जो आपने वैल्यू ली यहाँ पे, इन दोनों के बीच में क्या क्लोजनेस है। और एक्यूरेसी मतलब कितने आप करेक्ट हो, करेक्टनेस कितनी हमारे पास है, ठीक है। बट हम बात करते हैं यहाँ पे उस अनसर्टन वैल्यू की, जो अनसर्टन वैल्यू हमारे पास है, हम उसकी बात करते हैं। वो अनसर्टन वैल्यू क्या है, हम उसको निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो हम ये रिजल्ट देख रहे हैं यहाँ पे, अनसर्टन क्या है, क्या 33.524 अनसर्टन है, क्या 35.001 अनसर्टन है, क्या 35.003 अनसर्टन है, क्या 35.003 प्रिसाइज है, या फिर 35 एग्जैक्ट एक्यूरेट है। तो ये हम सब कुछ देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना, सबका एवरेज निकालना है। इसकी पहले की वैल्यू एवरेज निकालो भाई, इसकी एवरेज निकालो, इसकी एवरेज निकालो। एवरेज मतलब दोनों को सम करके डिवाइड बाई 2 करना है। तो इनका सम करके डिवाइड बाई 2 करना है। तो आप देखो भाई यहाँ पे 4 और 2 6, 6 का हाफ 3, 5 और 5 10, 10 का हाफ 5, 8 और 8 16, 16 का हाफ अगेन 8, 3 6, 6 का हाफ 3 और 3। आई थिंक ये ठीक है ना। तो ये एवरेज आया है हमारे पास। लाइकवाइज आगे एवरेज निकालते भाई, यहाँ पे ऐसे एवरेज निकालते जाओ। तो इसका एवरेज निकालो में तो ये आएगा भाई हमारे पास 34.6085। इसका एवरेज निकालो भाई हमारे पास यहाँ पे तो आएगा 32.002। ये इनका एवरेज आता भाई। तो ये निकली इनकी क्या एवरेज वैल्यू। अभी तो आपने एवरेज निकाली सर लास्ट वन इज 35.002। हाँ 35.002। अब यहाँ पे अब देखो भाई एवरेज जो होगी वैल्यू वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो अब आप ये बता सकते हो भाई यहाँ पे कि अगर मैं बोलूं कि जो ट्रू वैल्यू जो थी वो 35 थी। क्या थी? 35। एवरेज वैल्यू को देखें तो एक 33 आ रही है, दूसरी 34 आ रही है और तीसरी आ रही 35.002। तो भाई जो एवरेज वैल्यू जो हमारे पास होगी 35.002, this is we can say most precise and accurate. The result of the C candidate is more precise and accurate. Result of B candidate, बताओ भी B का क्या होगा। तो अगर हम B की बात करें, More precise and less accurate. क्या वो accurate है? No. No, sir. हाँ भाई, तो it is accurate नहीं है भाई, precise हो सकता है। Yes, sir. प्रिसाइज हो सकता है, बट इसमें बहुत ही इसकी जो एक्यूरेसी है वो बिल्कुल क्या है, बैड है। इसकी एक्यूरेसी बहुत बैड है, वेरी बैड। अच्छा भाई यहाँ पे आते हैं इसका प्रिसिशन। इसका प्रिसिशन भाई बेस्ट है, बेस्ट। इसका प्रिसिशन गुड है। अंडरस्टैंड ना इसको क्यों लगा रहा हूं ऐसे। और ए का क्या हाल है भी, तो ए का हाल भी ऐसा कुछ है कि ये तो ना प्रिसिशन अच्छा ना हमारे पास एक्यूरेसी अच्छी, क्योंकि 33 बहुत डाउन जाता भाई। तो मतलब ये हो गया कि जो 33 की प्रिसिशन है उसको हम लिखें, अगर यहाँ पे बात करें तो वेरी पोर प्रिसिशन। तो भाई ये पोर प्रिसिशन हमारे पास होती है भाई, एक्यूरेसी और प्रिसिशन की बात है। तो प्रिसिशन ये डिसाइड करती है कि इंडिविजुअल एग्रीमेंट क्या है, इंडिविजुअल रिजल्ट क्या है। एवरेज ये डिसाइड करती है कि एक्यूरेसी क्या है।
और एक्यूरेसी ये डिसाइड करती है कि ट्रू वैल्यू क्या है, और इन सब के लिए हमें देखना पड़ता है रिजल्ट हमारे पास क्या है, हमें रिजल्ट को इस तरह से एनालाइज करना है। अब यहां से एक बात समझो कि प्रिसिशन को मैं गुड कब मानता हूं, जब हमारे पास 35 की बात करते हैं और 35.002 की बात करते हैं, इसका प्रिसिशन कुछ नहीं है, इसका प्रिसिशन क्या होगा भाई, यहाँ पे 0.002, ये जो 0.002 का प्रिसिशन है चलेगा, मतलब चलेगा और काउंट होगा, तो हम इसको नलीफाई कर सकते हैं, और ये हमारे पास आपका एक्यूरेट वैल्यू, ट्रू वैल्यू की बात करता है। इसमें अनसर्टन क्या था, अनसर्टन यही था, तो दिस नंबर इज अनसर्टन एंड दैट वी कैन रिमूव टू गेट एक्यूरेट वैल्यू 35। ठीक है भाई, ये समझ आया आपको? तो ये था प्रिसिशन और एक्यूरेसी का। अब दोनों के रिजल्ट किस पे डिपेंड करते हैं भाई, तो दोनों के रिजल्ट डिपेंड करते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट पे, एक्सटर्नल फैक्टर पे, आप किस तरह ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन पे, और आप कौन सी डिवाइस का यूज करें, वही बात होती है, इंस्ट्रूमेंट की बात होती है भाई। तो ये था आपका Excuse me, sir. आज भाई इतना सा तो आपने 3 टॉपिक तो बता दिए। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बताइए। सर इन तीनों में से अगर हमें पूछा जाए कि कौन सा ज्यादा प्रिसाइज है? लेट मी, हेलो, एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज आवाज मी नहीं आ रही भैया सर। आप मुझे। यस आप बोल सकते हो भैया। सर अगर हमें पूछा जाए इन तीनों में से कौन सा ज्यादा प्रिसाइज है, तो वो सेकंड वाला होगा ना? प्रिसाइज कौन सा है? इन तीनों में से ज्यादा प्रिसाइज। नहीं प्रिसाइज कहाँ हो गया, उसमें 35 की वैल्यू है, प्रिसाइज नहीं, प्रिसाइज होता है बहुत क्लोज, कितना क्लोज है, तो वो तो कम है ना, उसमें तो सर अगर वो 0.4 का, उसमें तो 0.4 का डिफरेंस है, उसमें तो 0.02 का है, देखो सर जहाँ पे मगर बिल्कुल क्लोज है। सर मगर ये ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक गया ना इन तीनों में से, नहीं तो हम डेसिमल हम की उसे बात तो बिल्कुल, हाँ हाँ आप आप जो बोल रहे हो ना, आई अंडरस्टैंड दैट कि भाई डेसिमल में तो जा रहा है, बट प्रिसाइज का मतलब ये भी है कि आप एक्यूरेसी की तरफ जाना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि 0.4 एंड 0.02 मेक्स अ बिग डिफरेंस, क्लियर? तो यस सर। यहाँ पे मोस्ट reliable to say is that precise is one which is having a very less uncertainty, ठीक है, तो ये फर्क आता है। अब देखो आप इसमें ये बता सकते हो कि जैसे मैं आपको बताऊं, तो जैसे मैंने पहला केस बताया था वेट का, शायद 6.4 और 6.40 का बताया था, वहां पे बताया था, ठीक है, तो उसमें क्लोजनेस आपने देखी है यहाँ पे, तो उस पर खास देखते हैं। प्रिसिशन बेशक आपका जैसा भी हो, चाहे 0.01 हो, चाहे 0.0001 हो, तो वो मैटर नहीं करता, ठीक है, तो यही बात है यहाँ पे भी, किस तरह से आप उसको डिफाइन करते हैं। तो ये आपने थोड़ा क्लोजनेस देखनी है, क्लोजनेस कहाँ पे आती है, ठीक है, जितना आपका प्रिसाइज होगा उतना आपका डाटा बिल्कुल ठीक होगा, करेक्ट होगा। और कुछ, हेलो, हाँ अभी और कुछ पूछना आपने इस चैप्टर से, एनीवन? No, sir. हाँ बिकॉज अगर आप मुझे बोल रहे हैं, आप ये सोच लो कि मैं एवरेज, सॉरी इसके फॉर्मूले रिपीट करूँ, क्या कहते हैं उसके H2O2 के, तो रिपीट कर सकता हूँ फॉर्मूले, बट मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके नहीं बता सकता हूँ कि बिकॉज टाइम का कम है। तो अब आपको करना क्या, उनको फॉर्मूले को आपने रिमेम्बर करना है। आई हैव गिवन सम पिक्स, तो मैंने उनको अपलोड भी किया था इस पे गूगल क्लासेस पे, बट वो जो फ्रैक्शन वाले थे पार्ट, वो वहां से डिलीट हो जाते हैं, जैसे मैं अपलोड करता हूँ निकलता जाता है वहां से, इक्वेशन प्रॉपर नहीं आ रही, इसमें इक्वेशन कम आ रही है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें पूरे नहीं आ रहे। तो आप क्या करो, आप उस पेजेस को देखो, वहां पे फॉर्मूले पड़े हैं, और उस पेजेस को देख के आप उसको क्वेश्चन निकाल सकते हो। सो वेरी सिंपल है, वहां के आप जैसे आप मैथ के एक फॉर्मूला किया उसी को आप कर सकते हो। और उस पेज को जो आपने 2 पेज मैंने दिए, 2 क्लिक्स दिए हैं, तो वो काफी अच्छे हैं, दे आर वेरी गुड, and you need not to go anywhere, just remember the formulas. If any case you want how that comes, then I will rewrite again equation and will post, okay, स्टूडेंट्स को पोस्ट करो, कैसे वो आया था वो भी बता दूंगा। इसके अलावा कुछ और बोलना तो बोल सकते हो। तो चैप्टर 1 की बात करें, चैप्टर 1 में अभी यहाँ है हमारे पास, रहा कुछ नहीं है,
मैटर की क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी है। मैटर दो स्टेट्स में होता है, फिजिकल, केमिकल। फिजिकल की बात करें सॉलिड और गैस, केमिकल की बात करें तो प्योर कंपाउंड्स, मिक्सचर, मिक्सचर की बात करें होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस। ये आपको सारी चीजें पढ़ी हैं आपने। किनको बताना भाई, बता दो आप मुझे। यस, डू यू वांट दिस थिंग टू बी रिवाइज्ड? No, sir. अच्छा, उसके बाद सेकंड आपको बता दूं, सेकंड क्या बचा, डेल्टन-रॉमिक थ्योरी जो 9th में पढ़ी आपने। तो डेल्टन-रॉमिक थ्योरी में आपको सबसे बड़ा पोस्टुलेट क्या बताया इसने कि भाई डेल्टन ने ये बताया था एटम इज इंडिविजिबल। तो अभी आगे हम एटम ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एटम है, तो हम एटम ही पढ़ रहे हैं। तो शॉर्टली उसमें कहीं ना कहीं ये डेल्टन-रॉमिक थ्योरी का कंसेप्ट आएगा। तो मैंने ये सोचा कि वहां पे ही बता दूंगा आपको कि डेल्टन-रॉमिक थ्योरी में क्या कहा था, उसके पोस्टुलेट क्या थे। नाउ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, यू कैन आस्क मी। मैं कुछ डाउट है वो पूछ सकते हो। यस, भाविका, भाविका ना। यहाँ पे कौन कौन आया भाई आज, देखते हैं। There are so many. लतिका शर्मा, आप बताइए, कुछ कोई डाउट है? No, sir. ओके, ठीक चल रहा ना? Yes, sir. थैंक यू भाई। अच्छा, और कोई भाई यहाँ पे? और तुम्हारे नाम भी बहुत खतरनाक है यार ये। Who is this Said Rizvi? Rizvi, I think ये कौन है भाई? आप मुझे बता सकते हो भाई? This one Said Rizvi, where she gone? सर सैयद मलिका मैं हूँ। Yes, तो आप मुझे बताओ अभी क्या चल रहा है? ठीक है, it's okay. Yeah, Yes, sir. you are how much you are satisfied with the chapter number 1? सर फुल्ली सेट। सर वो मुझे एक बात बोलनी थी कि ये मैं जब वो केमिस्ट्री का पेपर था उन दिनों में बहुत अच्छा बोल रहे हो। नो वन इज लिसनिंग, आई थिंक। मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा, बाकियों को पता नहीं, बट आई एम अनेबल टू लिसन। थोड़ा जोर से बोलो। सर वो जब केमिस्ट्री का एग्जाम था तो तब मैं कश्मीर में थी वहाँ पे, तब नेट नहीं चल रहा था, सो दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू गिव इट। तो वो मैं अब जम्मू आई हूँ तो अब हो मैं आपको बता पाई, उससे पहले आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो आपने वो मैसेज की थी व्हाट्सएप ग्रुप पे कि मैंने हैंड इन नहीं की असाइनमेंट। अच्छा, यू आर सेइंग अबाउट असाइनमेंट्स। लेट इट नहीं, मैं असाइनमेंट की बात नहीं करूँ, मैं अभी टॉपिक की बात करूँ। छोड़ो, वो हो जाएगा, असाइनमेंट विल बी डन, वो मैं कर दूंगा, नो इश्यूज। टॉपिक में मतलब कितना आपको ठीक लगता है, रेलिवेंट कितना लगता है? आर यू सेटिस्फाइड विद 50% 60% कंटेंट और नॉट? इतना बता दो मुझे। अगर 60% कंटेंट है, 70 है, तो इतना ठीक है। आई थिंक वो ठीक होगा। यस सर। नेक्स्ट इज who's there else from anyone if want to say something? Ritika Sandhyal, आपको मैं अमीर करूँ, आप बताओ। No, sir. No doubt. नहीं, डाउट्स की बात नहीं बोल रहा भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि ठीक है, आपके कंटेंट हो गए हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग हो गए हैं। जितना था उसमें अब छोटे छोटे टॉपिक कुछ रहते हैं, मोल कंसेप्ट, जैसे एटॉमिक मास निकालना, या वो तो आपको पता ही है, वो तो छोड़ो आप, किसी का डिटेल करना। तो Yes. अब ये कि आप इस टॉपिक को रिवाइज कीजिएगा बुक से। सभी को बोलो भाई, सभी को सुनो। तो रिवाइज द बुक, किस तरह पढ़ना है, हर टॉपिक करना, उसके हर